हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लास्ट हमने किया था फायर मैनेजमेंट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आज हमारा क्या आएगा? न्यूक्लियर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि परमाणु आपदा। न्यूक्लियर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसमें एक चीज़ देखो आप, परमाणु आपदा क्या होता है? क्या होता है न्यूक्लियर डिज़ास्टर? जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो, या परमाणु हथियार परीक्षण हो गया, रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव हो गया, या परिवहन दुर्घटना के कारण रेडियोधर्मी जो हमारी रेडिएशंस होती हैं वो अगर हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती है तो वो क्या होती है? वो परमाणु आपदा ही होती है, जिससे हमारा मानव स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण, जल, मृदा या हमारी बायोडाइवर्सिटी, इस पर जो अपना गंभीर प्रभाव छोड़े वही आपका क्या होता है? न्यूक्लियर डिजास्टर होता है। अगर हम बात करें अब न्यूक्लियर डिजास्टर कब होता है? न्यूक्लियर डिजास्टर तब होती है जब किसी परमाणु संयंत्र यानी कि कोई भी न्यूक्लियर प्लांट हो गया, परिवहन, चिकित्सा सुविधा से रेडियोधर्मी पदार्थ जो हमारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं उनका अनियंत्रित तरीके से पर्यावरण में फैल जाना ही हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर डिजास्टर होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु हथियार या रेडियोधर्मी सामग्री से रिसाव, विस्फोट से जो रेडिएशन फैलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डिजास्टर बोलते हैं। किससे? न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु हथियार या रेडियोधर्मी सामग्री के रिसाव या विस्फोट से जो रेडिएशन फैलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका न्यूक्लियर डिजास्टर बोलते हैं। आईएईए, आईएईए क्या है? आपकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके अनुसार कुछ लेवल्स होते हैं 1 to 7 लेवल, जिसमें जो आपका लेवल 7 होता है वो सबसे गंभीर होता है। इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, मेजर एक्सीडेंट होता है आपका लेवल 7। आईएईए क्या है? अगर हम आईएईए की बात करें तो हम इसको कह देंगे, समझो इसकी परिभाषा क्या है। आईएईए दैट मीन आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1957 में। कब हुई थी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपके वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? वियना। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि इसका मुख्यालय था। उद्देश्य क्या था? क्या मोटिव था आईएईए एजेंसी बनाने का? क्या मोटिव था? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो सके, या तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी में हो, हर चीज में, बट जो हमारे बम फोड़ते हैं दूसरे के नुकसान के लिए काम करते हैं उस चीज के ऊपर निगरानी रखना। यही क्या था? हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम था, यानी कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना, सुरक्षा मानकों को तय करना और उसका निरीक्षण करना। इसका अगर हम मोटो की बात करें या नारे की बात करें, इनका नारा क्या था? एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। क्या था इसका नारा? एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये क्या था? ये इसका नारा था। अगर हम बात करें इसकी भूमिका क्या रही है, इसकी भूमिका वही आपकी क्या करनी भाई? परमाणु सुरक्षा करना। परमाणु सुरक्षा, आपकी जो रेडिएशंस होते हैं इनका संरक्षण करना। इनसे संरक्षण हो जाता है रेडिएशंस से संरक्षण। आपदा के बाद तकनीकी सहायता, यही क्या होता है? इसकी भूमिका होती है। इसके जो आपके आईएनएस स्केल होते हैं, यानी कि परमाणु दुर्घटना स्तर होते हैं, वो कितने होते हैं? वो 7 लेवल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईएनईएस स्केल लेवल। ये जो स्केल लेवल्स होते हैं ये होते हैं आपके 1 to 7। उसके अंतर्गत आपका जैसे लेवल 1 जो आपका आईएनईएस स्केल है ये क्या होता है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल। इसके अंतर्गत जो लेवल होते हैं 7, तो अगर हम लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 जो होता है वो होता है आपका अनोमली, जिसको हम बोलते हैं सामान्य।
ठीक है, जहाँ पे सामान्य हो कि कोई ऐसी जान माल की कोई हानि ना हो, कोई रेडियो एक्टिविटी का किसी तरीका का कोई प्रभाव ना पड़े, जिसको हम कह सकते हैं मामूली तकनीकी गड़बड़ी होगी, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आ जाता है आपके फर्स्ट लेवल में, जिसको हम बोलते हैं एनोमली, यानी कि कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कोई प्रभाव ना पड़े, कोई टेक इशू आ जाए छोटा मोटा, टेक इशू छोटा सा, कोई भी छोटा सा टेक इशू आ जाए इसमें। ठीक है, लेवल जो 2 होता है, लेवल 2 आता है इंसिडेंट, यानी कि कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाए, कोई छोटी मोटी घटना घट जाए, यानी कि थोड़ा सा विकिरण का रिसाव हो जाए प्लांट के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं लेवल 2, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट। अगर हम लेवल 3 की बात करें, इसमें लेवल 3 आ जाता है आपका सीरियस इंसिडेंट। सीरियस इंसिडेंट दैट मीन भी कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ जाए, सीमित भारी थोड़ा बहुत जोखिम हो, वो किस में आ जाता है, लेवल 3 में। ये क्या होता है, सीरियस इंसिडेंट, ये होता है इसका लेवल 3। अगर हम लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 में आ जाता है एक्सीडेंट विद लोकल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि स्थानीय क्षेत्र, उसके जो भी प्लांट है उसके आसपास का जो एरिया है उस पर प्रभाव आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है एक्सीडेंट विद लोकल कॉन्सिक्वेंस। लेवल 4 क्या होता है, एक्सीडेंट विद लोकल कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब होता है यानी कि जो आसपास का एरिया है वो प्रभावित हो जाए। लेवल 5 हो जाता है, लेवल 5 में आपका आ जाता है एक्सीडेंट विद वाइडर कॉन्सिक्वेंस, यानी कि बड़े स्तर पर आपका कोई असर दिखाई दे दे। एक्सीडेंट विद वाइडर, या ये कह सकते हैं, हाँ एक्सीडेंट विद वाइडर कॉन्सिक्वेंस कह देंगे, वाइडर कॉन्सिक्वेंस। जैसे आपका जो यूएसए का है 3 माइल्स आइलैंड, उसमें हुआ था, एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो 3 माइल आइलैंड में हुआ था ऐसा। कहाँ है ये 3 माइल आइलैंड्स, 5 आइलैंड्स है वैसे तो ये, उनमें से जो 3 है वो इससे प्रभावित हो गए थे, ये है आपके यूएसए का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हुआ था ये। फिर आपका जो लेवल 6 होता है, लेवल 6 और खतरनाक हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं सीरियस एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, सीरियस एक्सीडेंट। ये क्या होता है आपका कि भाई व्यापक रेडियोधर्मी रिसाव हो जाए। फिर आपका जो लेवल 7 होता है वो होता है मेजर, महाविनाशकारी, मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट जैसे आपके दो फॉर एग्जांपल ले लो, आपका एक तो चेरनोबिल का 1986 में, एक फुकुशिमा का 2011 वाला। इसमें क्या हुआ था, मेजर एक्सीडेंट में अत्यधिक विकिरण हो जाए या इंटरनेशनल इफेक्ट पड़ जाए, यानी कि आसपास की भी कंट्रीज में उसका असर पड़े। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, एक तो आपका चेरनोबिल का कब हुआ था भाई, 1986 में हुआ था, और फुकुशिमा का कब हुआ था, 2011 में हुआ था। ठीक है, ये हुए थे मेजर एक्सीडेंट्स इसके। तो हमारा क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था IAEA। क्या है IAEA, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसका नारा क्या था, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट था। किस लिए हुआ था ये, कि भी परमाणु से सुरक्षा हो जाए, रेडिएशन से सुरक्षा हो जाए, आपातकालीन की जोखिम को कम किया जाए। इसके अंतर्गत कुछ स्केल्स आए थे जिनको हम बोलते हैं INES स्केल्स। इसके अंदर लेवल 1 to 7 दिए गए थे। INES क्या होता है आपका, इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल होता है। इसके अंतर्गत जो आपके 7 लेवल थे उसमें जैसे लेवल 1 इज योर अनोमली, जो नॉर्मल सा होता है। लेवल 2 आ जाता है इंसिडेंट, छोटी मोटी घटना। फिर आ जाता है लेवल 3 सीरियस इंसिडेंट, यानी कि भाई थोड़ा सा आसपास भी जोखिम हो जाए, कर्मचारियों पे उसका प्रभाव पड़ जाए। फिर हमारा 4th लेवल होता है एक्सीडेंट विद लोकल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आसपास के एरिया पे नुकसान हो। लेवल 5 हो जाता है वाइडर कॉन्सिक्वेंस, यानी कि बड़े स्तर पर हो। लेवल 6 क्या होता है, सीरियस एक्सीडेंट, यानी कि व्यापक रेडियोधर्मी रिसाव हो जाए। लेवल 7 क्या होता है आपका, मेजर एक्सीडेंट होता है, यानी कि जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे नुकसान होता है। ये होता है IAEA का इफेक्ट। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो IAEA है, जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इस पे लेवल 7 दिए गए हैं, जिसमें 7 सबसे गंभीर होता है। फिर अगर हम बात करें कि किस किस टाइप का होता है न्यूक्लियर विस्फोट या क्या चीज़ होती है, तो एक तो रिएक्टर दुर्घटना होती है, जैसे आपके मेल्ट डाउन में हुई थी।
परिवहन भंडार में रिसाव हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए। आतंकवादी हमला कैसा होता है? CBRN होता है। C फॉर केमिकल, B फॉर बायोलॉजिकल, R फॉर रेडियोलॉजिकल, N फॉर न्यूक्लियर। ये सबसे खतरनाक होता है भाई, ठीक है। इसमें आपका केमिकल भी यूज हो सकता है, बायोलॉजिकल भी, रेडियोलॉजिकल भी। ये सबसे खतरनाक होता है जो आतंकवादी हमले में यूज होता है। फिर जैसे हमारा प्लांट इमरजेंसी, यानी कि भाई हमारा जो प्लांट है उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू आ जाए। साइट इमरजेंसी, यानी कि आपका जो प्लांट है उसके अंदर रेडियो एक्टिव हो जाए, यानी कि विकर्ण निकलनी स्टार्ट हो जाए। एक होता है ऑफ साइट इमरजेंसी, यानी कि जो आपका प्लांट है उसके आसपास जो बाहरी एरिया है उसमें भी नुकसान हो। ये क्या होता है? ऑफ साइट इमरजेंसी। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्या होता है? एक तो रिएक्टर दुर्घटना होगी, हमारा परिवहन या भंडार में कोई रिसाव हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, प्लांट इमरजेंसी हो गया, साइट इमरजेंसी हो गया, या ऑफ साइट इमरजेंसी हो गया। फिर उसके बाद हम बात किसकी करते हैं? अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि क्या रीजन है भी जो ये न्यूक्लियर डिजास्टर होता है? सबसे पहला होता है ह्यूमन एरर, यानी कि मानवीय त्रुटि से ही 90% ये होते हैं। फिर बाई चांस मान लो कि भाई जो हमारी कोस्टल एरिया है वहां पे कोई भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए, जिसकी वजह से कोई आपको टेक्निकल फेलियर का मिल जाए। जैसे कहाँ हुआ था? एक जगह जापान में हुआ था ऐसा, ठीक है। डिजाइन फेल, मतलब सुनामी आ गई थी। सुनामी की वजह से क्या हुआ, जहां पे वो प्लांट था उसमें भी जो प्लांट था, प्लांट के अंदर डिफॉल्ट आ गया था। डिफॉल्ट की वजह से जो आपकी किरणें होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो फैल गई थी। अगर आप प्रभाव की बात करें तो प्रभाव कैसा होता है? जैसे ना विकिरण बीमारी होती है, रेडिएशंस डिजीज बोलते हैं, और मौतें होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा कैंसर किसका होता है? थायराइड कैंसर होता है, थायराइड कैंसर। इसलिए इसके जो रोकथाम में होता है या प्रिपरेशन में होता है वो सबसे ज्यादा आपको क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है थायराइड की टैबलेट्स दी जाती है। थायराइड किसकी कमी से होता है? कहाँ होता है थायराइड? आयोडीन की कमी से। तो आपको आयोडीन टैबलेट्स दी जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो चलो अब हम करते, देखो जैसे भाई विकिरण बीमारियां होगी आपकी, ठीक है, जिसको हम रेडिएशन सिकनेस बोल देते हैं। कैंसर, जैसे थोराइड कैंसर हो गया, या हम ये कह सकते हैं त्वचा की जलन भी होगी, बाल भी झड़ने होंगे, त्वचा जलन होगी, बाल झड़ना हो गया, ठीक है। ये सब भी तो इसकी वजह से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं, आपने देखा होगा जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जैसे 6 अगस्त 1945 में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तब USA ने अटैक किया था। 2 बम फोड़े थे, एक तो नागासाकी, एक हिरोशिमा। इन दोनों 3 दिन के अंदर फोड़ा था। आज भी वहां पे आपको जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें कि भाई एनवायरनमेंट में कैसे प्रभाव पड़ता है, भाई पर्यावरण तो प्रदूषित होगा ही, हमारी भूमि भी प्रदूषित होगा, हमारा जल भी प्रदूषित होगा, कृषि भूमि भाई अनुपयोगी हो जाएगी, जैव विविधता की क्षति होगी, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, जेनेटिक क्षति होगी, आर्थिक हानि होगी। अगर हम सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें तो भाई विस्थापन होगा, माइग्रेट करेंगे लोग, पलायन कर जाएंगे, आजीविका को नुकसान होगा, दीर्घकालीन पुनर्वास समस्या हो जाएगी। तो देखिए जो वैश्विक स्तर पे 1986 से 2025 तक है ना, लेवल 3 से लेवल 7 के ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें आपके 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारत में भी जैसे 23 रिएक्टर्स हैं जिसकी कुल क्षमता कितनी है? 7480 मेगावाट है। लेकिन टारगेट क्या बनाया हुआ है? 2030 तक इसको कितना कर देंगे? 22,000 मेगावाट इसका लक्ष्य है। कौन सा हमारे भारत में कौन सा चलेगा? थोरियम आधारित कार्यक्रम चलते हैं। अगर अब हम बात करें न्यूक्लियर आपदा प्रबंधन चरण की, यानी कि न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, वही आपका क्या होता है? जो NDMA की टीम है, हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम है, वो एक कुछ दिशा निर्देश करती है। पहला हमारा मिटिगेशन होता है, भाई रोकथाम और न्यूनीकरण वाला, जिसको हम शमन भी बोल देते हैं। इसका काम क्या होता है? भाई परमाणु प्लांट्स में सुरक्षा मानकों को तय करना, डक्टाइल डिटेलिंग और भूकंपरोधी डिजाइन बनाना, रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान होना, और जोखिम का आंकलन करना। ये किस में होता है? हमारे मिटिगेशन में होता है। अगर हम प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो वही आपकी चेतावनी देना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आ जाएगी, ऑन साइट ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान्स आ जाएंगे, मॉक ड्रिल्स हो जाएंगे, या हमारी जो प्रोटेक्टिव गियर होती है उसकी उपलब्धता बढ़ानी होती है, जो PPE किट्स होती हैं आपकी, जन जागरूकता अभियान हो जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो जो एरिया अफेक्टेड है उसकी तुरंत घेराबंदी कर देनी चाहिए, वहां से लोगों को निकाल देना चाहिए, और आयोडीन टैबलेट्स को बांट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि थायराइड कैंसर सबसे ज्यादा होता है इससे,
चिकित्सा सहायता और रेडिएशन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और हमारी जो रिस्पॉन्स फोर्स होती है एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की, उनकी तैनाती होनी चाहिए। अगर हम रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो वही आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका डिक्टामिनेशन हो जाएगा। डिक्टामिनेशन मतलब जो प्रदूषित भूमि है उसकी सफाई हो जाए, और दीर्घकालीन स्वास्थ्य की निगरानी हो, सुरक्षित पुनर्वास हो, आजीविका का पुनर्स्थापन हो। यही सेम चीज आपके निवारण प्रिवेंशन में क्या होना चाहिए, सख्त मानक डिजाइन होना चाहिए, और AERB द्वारा नियमित ऑडिट होनी चाहिए। ये आपका AERB क्या होता है, ये IAEA के अंडर ही काम करता है, जो आपका AERB है। AERB क्या है, AERB को भी समझ लो। AERB, ठीक है, AERB क्या होता है, ये होता है हमारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये भारत का ही है। AERB क्या होता है, ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हो गई थी आपकी 1983 में। कब हो गई थी, 1983 में। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारी मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। किसके अंडर काम करता है, किसके अंडर काम करता है, ये जो आपका DAE है। DAE क्या है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इसका काम क्या है, जो भी हमारे भारत के परमाणु प्लांट्स है उनकी सुरक्षा निगरानी करना, रेडिएशन सुरक्षा मानकों को तय करना, लाइसेंस देना, उनका निरीक्षण करना, और परमाणु आपदा में रोकथाम की भूमिका निभाना। ये क्या था, हमारा AERB था। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बताओ भाई। IAEA क्या है, तो हम कह देंगे IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इसका मुख्यालय वियना में है। ये INES स्केल पे 1 to 7 लेवल पे काम करता है। सबसे गंभीर परमाणु लेवल कौन सा है, लेवल 7 है। भारत का परमाणु नियामक संस्था कौन सी, आपकी AERB है। क्या फुल फॉर्म है इसकी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, मुंबई है। किसके अंडर काम करता है, DAE के अंडर काम करता है, यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इसके अंडर ये काम करता है। ठीक है, फिर देखो इसकी प्रिपेयर्डनेस में वही प्रभावित लोगों में मॉक ड्रिल्स का आयोजन करना, और पोटेशियम आयोडाइड जो आपका क्या होता है, आयोडीन की टैबलेट्स होती है उनका स्टॉक रखना। रिस्पॉन्स में वही शेल्टरिंग का काम करना, लोगों के घरों को अंदर रहने का सलाह देना। अगर हम इसके प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, विकिरण के प्रभाव को कम करने वाली दवाओं का वितरण करना। एवोकेशन का मतलब होता है निकासी करवाना, सुरक्षित दूरी पर लोगों को ले जाना। रिकवरी के लिए हम क्या करेंगे, वही कि भाई आसपास की भूमि की सफाई करना, मिट्टी और पानी को प्रदूषण से बचाना। अगर अब हम इसकी बात करें कि सरकारी नीतियां या योजना कौन कौन सी आई थी, तो इसमें सरकारी नीतियां और योजना कौन सी आई थी, एक तो आई थी आपकी शांति एक्ट अभी 2025 में। ये ना रिप्लेस किया गया था 1962 वाले एक्ट से। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट को न्यूक्लियर एजेंसी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया है, शांति एक्ट को पारित किया गया था आपका 2005 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025 में पारित हुआ है। अब जो आपका ये है शांति एक्ट, ये क्या था, एक आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट था। कौन सा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ये एक्ट कब बना था, ये बना था आपका 1962 में। यानी किसके लिए बना था, कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो, परमाणु हमारे जो प्लांट्स हैं, रिसर्च है, उन पर नियंत्रण हो। ठीक है, तो ये आपका कब बना था, ये एक्ट बना था आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में। तो 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम को बदलना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, यही हमारा जो शांति एक्ट 2025 है, इसी वजह से ये पारित किया गया। फिर इसके अंतर्गत एक और दिया गया जो एटम्स फॉर पीस था, आपका ये नारा था, ये आपका एटॉमिक एनर्जी एजेंसी था, इसका नारा था, यानी कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग था। फिर हमारा जो AERB है, अभी हम करके आए हैं AERB, क्या था AERB,
अभी करके आए हैं फिलहाल, एक ही सेकंड, एक दो मिनट पहले ही करके आए हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मुंबई में। किसके अंडर काम करता था ये? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता था। तो जो ये आपका AERB है, इसको वैधानिक दर्जा मिला है। अब परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को और अधिक स्वायत्तता और कानूनी शक्ति दी गई है। AERB के मुख्य काम क्या थे? आपको बताया था कि जितने भी भारत में हमारे न्यूक्लियर प्लांट हैं उनकी सुरक्षा की निगरानी करना, रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को तय करना, परमाणु प्लांट्स जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट हैं इनको लाइसेंस देना और इनका निरीक्षण करना, हमारे रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग को नियंत्रित करना, परमाणु दुर्घटना रोकथाम और आपातकालीन तैयारियों को समझना, ठीक है, जनता और पर्यावरण को विकिरण से सुरक्षा देना, यही हमारे AERB के काम है। फिर आपका एक आता है इसी के अंदर क्या? लिएबिलिटी फ्रेमवर्क। ये जो आपका लिएबिलिटी फ्रेमवर्क है ये कब आया था? ये आया था आपका 2010 में। कब आया था? 2010 में। कब आया था ये? आपका 2010 में आया था। इसका क्या काम था? इसको अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है आपका सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर एक्ट 2010 न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं था, न्यूक्लियर डैमेज था। क्या था? न्यूक्लियर डैमेज था। क्या था इसका कंप्लीट नाम? था सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये एक्ट कब आया था? 2010 में आया था। किस लिए आया था? जो हमारे परमाणु दुर्घटना होती है उसमें जो आपका मुआवजा होता है उसकी जिम्मेदारी लेना, ठीक है, ऑपरेटर को जवाबदेही देना। ये किसका था? ये आपका लिएबिलिटी फ्रेमवर्क का काम था कि परमाणु क्षति के लिए मुआवजे की जिम्मेदारी को और स्पष्ट किया गया इसमें। और ये सब किस चीज में आए थे? ये आपके शांति एक्ट 2005 में इनको और भी मजबूत बनाया गया है। अगर अब हम बात करें कि भाई जो आपका शांति एक्ट है ये कब प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ आपका 21 दिसंबर 2025 में, ठीक है। आगे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को छोड़ो आप। फिर आया आपका एक क्या? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं AERB। अभी हम करके आए हैं AERB, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। इनके मानकों के आधारित भी ये बजट 2026 में इसमें 500 करोड़ को आवंटित किया गया ताकि मॉक ड्रिल को सिखा सके, ये अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। फिर आपका जैसे CBRN इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स थी, ठीक है। CBRN वही आपका केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स होगी। NDRF की जो हमारी 12 बटालियन टीम्स हैं और रेडिएशन सूट्स से लेस हैं। 2025 में भारत रूस में इसकी जैसे मॉक ड्रिल हुई है। फिर आपका एक और ड्रिल हुई थी, कौन सी? इंटीग्रेटेड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल 2005। सिर्फ इतना ही याद रखना, इंटीग्रेटेड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल 2025। और एक फिर आपका आया था रेडिएशन इमरजेंसी इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस 2025 में, ठीक है। ये NDMA का नया फ्रेमवर्क है। कौन सा? रेडिएशन इमरजेंसी इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस 2025। अमेरिका जापान मॉडल पर यह आधारित था। फिर बात आ जाए हमारा जो देखो ये जो आपका, अगर आपको CBRN भी समझाना है क्या? CBRN का मतलब क्या होता है? चलो CBRN भी एक बार कर ही लेते हैं वरना दिमाग में रह ही जाता है फिर। CBRN का मतलब क्या हो गया? केमिकल, बायोलॉजिकल, R से होता है रेडियोलॉजिकल, N से हो गया हमारा न्यूक्लियर। जो आपका CBRN है ये आपका जैसे केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, रेडियोलॉजिकल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, यानी कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और हमारे परमाणु खतरे हैं। केमिकल में जैसे भाई केमिकल का रिसाव होता है, जो जहरीली गैसें होती हैं उनका रिसाव। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका सरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, या हम इसमें कह सकते हैं औद्योगिक गैस रिसाव होते हैं। बायोलॉजिकल में हो गया हमारा जैसे कोई वायरस छोड़ दे या बैक्टीरिया आ जाए, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपका कोविड-19 आया था और एंथ्रेक्स आया था।
एंथ्रेक्स था। रेडियोलॉजिकल में क्या होता है भाई, जैसे डर्टी बम्स बनाए जाएं। और न्यूक्लियर हमारा क्या हो गया भाई, जैसे परमाणु विस्फोट हो, ये होता है। ठीक है, आपका क्या सीबीआरएन, सीबीआरएन क्या काम करता है, सबसे उच्च जोखिम वाली आपदाओं पर अपनी निगरानी रखता है। फिर जैसे एक और आया था आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इस पे बजट पेश किया गया है 2025-26 में, कितना 10,000 करोड़ आर एन डी की टीम को दिया गया है ये। और इसके अंतर्गत आपकी किसकी बात की गई है, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लेवल 7 था, गोल 7 था, उसकी क्लीन एनर्जी, और SG13 था, क्लाइमेट एक्शन से जुड़ी हुई चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, न्यूक्लियर मिशन एनर्जी मिशन के अंतर्गत। अब हम बात करें, सेकंड आया था हमारा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। यूनियन बजट अभी कितना पास हुआ है इसमें, अभी बताया, अभी पीछे ही आया ये 20,000 करोड़ का। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, जो हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं उस पर कुछ टारगेट लिया गया कि 2047 तक हम उसको कितना ले आएंगे, कितनी परमाणु क्षमता को हासिल कर लेंगे, कितनी न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल कर लेंगे, 10 गीगावाट्स। ठीक है, फिर हमारा जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये दिशा निर्देश करता है कि भाई जैसे न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट, जिसको 2016 में लाके, क्योंकि आपकी एनडीएमए कब हुआ था, 2016 में आया था, इसको अपडेट कब किया है, 2025 में। सिर्फ इतना याद रखो। अगर इसकी गाइडलाइन की बात करें तो जो आपका ईआरसी नेटवर्क होता है, ईआरसी क्या होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स होते हैं। हमारे भारत में ये 18 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं। इनमें क्या होता है, जैसे आपका जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, बार्क, ये इसको संचालित करता है। जो आपका सीबीआरएन प्रशिक्षण है, ये आपके पुलिस और जो आपकी 12 बटालियन होती है एनडीआरएफ की, वो क्या काम करती है, जो आपका केमिकल बायोलॉजिकल यानी कि वही सीबीआरएन, इनके खतरों से निपटने पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें एनडीएमए के दिशा निर्देश अनुसार, वही रेडियो और न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी 2016 को भी अपडेट किया, और एक ऐप लेके आए हैं, कौन सा, AERB सेफ्टी ऐप लेके आए हैं। अगर हम इसके केस स्टडी की बात करें तो वही भाई आपका हिरोशिमा बम हमला हुआ था, कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। कहाँ है हिरोशिमा, जापान में है। अमेरिका ने यूरेनियम बम फोड़ा था, उस यूरेनियम बम का नाम क्या है आपका, लिटिल बॉय। क्या नाम है, लिटिल बॉय। कब गिराया था, ये हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसकी समाप्ति पे इसको करवाया था, सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, फिर बात क्या आ जाती है, फिर दूसरा क्या था केस, नागासाकी परमाणु बम हमला, जो 3 दिन बाद ही हो गया था, 9 अगस्त 1945 को। ये भी आपके कहाँ था, जापान में ही हुआ था, सिर्फ उसके 3 दिन बाद हिरोशिमा के। इसमें कौन सा बम गिराया गया, देखो उसमें यूरेनियम बम था, इसमें कौन सा बम था, प्लूटोनियम बम था। और कौन से बम का नाम क्या था, फैटमैन, उसके बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। ठीक है, ये भी आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। फिर हमारा जैसे चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को, जो आपका यूएसएसआर था, यूएसएसआर का ही पार्ट था तब तो, यूक्रेन। ठीक है, इस पे लेवल 7 का जो विस्फोट हुआ था वो चीज़ हुई थी। और जो ये आरबीएमके है, आरबीएमके की फुल फॉर्म मत करना, क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज फॉर्म है, इसका अभी तक कोई भी इंग्लिश वर्जन नहीं आया है, तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। आरबीएमके रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था। और जो आपकी IAEA सुरक्षा कोड है, भारत में इसी के वजह से अपनाया गया था। ठीक है, जो आपका ये चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी इसकी वजह से ही। फिर जैसे हमारा हुआ था एक फुकुशिमा दाइची में, जापान में ही, ये किसके लिए, किसकी वजह से हुआ था, ये भी लेवल 7 का ही था। ये हो गया था, सुनामी आ गई थी। सुनामी की वजह से क्या हुआ, जो आपका प्लांट था उसके अंदर रेडिएशंस फैल गई। भूकंप और सुनामी से हुआ था और 1600 करीब लोग मर गए थे। तो इस वजह से ये क्या हुआ था, फुकुशिमा दाइची को भी हम याद रखते हैं। इसी के आधार पर हमारे जो भारत में तारापुर और कुंडलकुलम में लागू हुआ कौन सा, नेचुरल डिजास्टर इंटीग्रेशन, जो 2025 में भारत जापान में भाई इसकी ड्रिल की गई है। फिर आपका जैसे 3 माइल्स आइलैंड था, 3 माइल्स आइलैंड आपके कहाँ था, 3 माइल्स आइलैंड, जिसपे आपके लेवल 5 का हुआ था। ठीक है, 28 मार्च 1979 को हुआ था, कहाँ पर, यूएसए में। यहाँ पे ये लेवल 9 का था, आंशिक
मेल्ट डाउन हो गया था, यहाँ पे कुछ लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, इसी की वजह से जो आपका इसको भी किसमें शामिल किया गया, शांति एक्ट में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें भारत में मॉक ड्रिल की 2025 में, इसी के बेस पर आपके तमिलनाडु में जो आपका कुंडलकुलम एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पर एक्सरसाइज की गई थी। अब देखो कुछ घटनाओं की अगर हम बात करें तो वही चेरनोबिल का हुआ था, कब 1986 में हुआ था, यूक्रेन में। पहले जो यूएसएस का पार्ट था, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु आपदा थी, रिएक्टर में विस्फोट हुआ, जिससे फुकुशिमा जापान में 2011 में भी सुनामी की वजह से हुआ, क्योंकि उनका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था सुनामी की वजह से। 3 माइल्स आइलैंड है हमारा अमेरिका में, 18 कब हुआ था, 1979 में। जैसे हमारे दिल्ली में हुई मायापुरी में घटना हुई थी, कब हुई थी, 2010 में। क्या हुआ भाई, कबाड़ में ना रेडियोधर्मी विकिरणें फैल गई थी कबाड़ की वजह से, कोबाल्ट 60 मिला था उस टाइम पे। नारोरा का घटना हुई थी हमारी यूपी में 1993 में। क्या हुआ था भाई, टरबाइन में आग लग गई थी। अगर हम इसकी मुख्य चुनौतियों की बात करें तो वही भाई ईंधन की कमी, भारत के पास यूरेनियम क्या है, एक लिमिटेड सोर्स है, मिनरल है जो यूरेनियम, वो कम है। सार्वजनिक भय क्या रहता है भाई, परमाणु ऊर्जा को लेकर स्थानीय समुदाय में हमेशा डर रहता है, जैसे आपके कुंडलकुलम में इस चीज का विरोध किया गया था। अगर हम बात करें जैसे परमाणु कचरे, न्यूक्लियर वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण एक जटिल प्रक्रिया है। और अगर हम इसके निष्कर्ष और सुझाव की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर युग की शुरुआत है, बिल्कुल सच्चाई है, जो दिखाते हैं कि कैसे एक हमला लाखों लोगों को प्रभावित करता है। आज भी हिबाकुशा की कहानियां डिसअपॉइंटमेंट की मांग करती है। भारत का फोकस क्यों हुआ था इस चीज़ पे भाई, सुरक्षित न्यूक्लियर एनर्जी जो थ्योरियम है, लेकिन युद्ध थ्रेट से हमेशा दूर रहना चाहिए। प्रोजेक्ट आइडिया क्या था भाई, हिरोशिमा से भारत ने सीख ली थी, इस वजह से भारत में न्यूक्लियर सेफ्टी जो आपका टाइम लाइन और चार्ट है और सर्वेलेंस पे काम किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्या, न्यूक्लियर डिजास्टर। और नेक्स्ट हम लेके आएंगे, मुझे भी नहीं पता कौन सा टॉपिक लेके आएंगे, बट ये है कि हमारा ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।